हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ अकाउंट लेक्चर नंबर 14 में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने 13 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। उसके अंदर बेसिक से लेके बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का पार्ट कवर किया था। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर लेक्चर 12 और लेक्चर 13 के अंदर ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट्स अलग-अलग प्रिपेयर करना सीखा था। आज हम इस लेक्चर्स के अंदर तीनों एक साथ प्रिपेयर करेंगे और कुछ एडजस्टमेंट एंट्रियां होगी जिसको हम टाइप करेंगे और उसका बैलेंस शीट और ट्रेडिंग या पीएनएल के ऊपर किस तरह से इसका इफेक्ट होता है, ये हम इस लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। अगर अकाउंटिंग लाइन के अंदर आप मास्टर होना चाहते हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। क्लियर है? तो आपको इस लेक्चर को लास्ट तक कवर करना है। कुछ भी डाउट्स हैं इस लेक्चर्स के रिलेटेड या प्रीवियस क्लास के रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा जो नंबर लिखा हुआ है वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, उस फॉलो कर सकते हैं। देन टेलीग्राम का भी मैं आपको वहां पे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नोट्स आपको वहां पे मिल सके। चलिए क्लास के लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हैं। Following the trial balance of Mrs. Bridges and Sons prepared final account for the year ended on 31st March 2015। मीन्स हमको क्या दे रखा है? ट्रायल बैलेंस दे रखा है और हमने ट्रायल बैलेंस किस तरह से आता है, किस तरह से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, वो हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आई होप कि ये ट्रायल बैलेंस का बैलेंसेस कहाँ से आ रहे हैं ये हमको पता है। तो ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेस होते हैं आफ्टर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड लेजर पोस्टिंग की होती है। लेजर पोस्टिंग के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के अंदर शिफ्ट करते हैं और ये सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में उसके बैलेंसेस आए हैं। तो हमें ट्रायल बैलेंस से हमें क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करनी है और साथ में उनके कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट में स्टॉक एज ऑन 1/4/2014। आपको स्टॉक कितना था? 1 अप्रैल 2014 को आपके पास में 2 लाख रुपीस का स्टॉक था। देन परचेज एंड सेल्स, यहाँ पे जो डेबिट है, ये जो डेबिट है ये आपकी एसेट्स का है। एसेट्स दैट्स कॉल्ड, आपने जो पे किया होगा, एक्सपेंसेस होंगे या आपकी एसेट्स होगी उसका होगा। क्रेडिट का मतलब या तो सेल होगा या फिर किसी पार्टी को आपको पैसा देना होगा, ये यहाँ पे कवर होगा। तो परचेज यानी कि परचेज एंड सेल्स है, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है 22 लाख और सेल्स है 35 लाख। बिल रिसीवेबल दैट्स कॉल्ड एसेट्स है, दैट्स कॉल्ड डेबिट साइड में है। रिटर्न, यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपीस डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, 1 लाख रुपीस डेबिट, दैट्स कॉल्ड सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी या फिर सेल्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो ये जो 1 लाख रुपीस है ये हमारा क्या है? सेल्स रिटर्न है। ये हम समझेंगे कैरीज इनवर्ड, दैट मींस एक्सपेंसेस। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेबिट बैलेंस है वो डेटर्स का है, क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिटर्स है। कैरीज आउटवर्ड, डिस्काउंट, सैलरी एंड वेजेस, इंश्योरेंस, रेंट, वेजेस, बैड डेट्स। फर्नीचर, ये हमारी एसेट्स है। ब्रिजेश कैपिटल, जो ओनर है उसका कैपिटल का अमाउंट दे रखा है। ब्रिजेश ड्राइंग, उन्होंने बिजनेस से कुछ पैसा ड्राइंग किया हुआ है। लूज टूल्स, ये हमारी एसेट्स है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या है? हमारे एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। कैश इन हैंड हमारी एसेट्स है। कैश एट बैंक हमारा एसेट्स है। पेटी कैश भी हमारा एसेट्स है। मशीनरी एसेट्स है और कमीशन एक्सपेंसेस है और ये इनकम है, क्योंकि डेबिट साइड में जो दिखता है वो एक्सपेंसेस होगा और इन क्रेडिट साइड जो दिखता है वो इनकम है। साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी है। क्या है? स्टॉक एज ऑन 31st मार्च was valued at cost price 4,20,000 and market price 4 lakh। यहाँ पर दो अमाउंट दे रखे हैं आपको। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कवर किया था जब हम ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे। उसमें लिखा होता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। डेप्रिसिएशन, depreciate furniture at the 10% per annum and machinery 20% per annum on the reducing balance method। reducing balance method का मतलब होता है WDV methods। WDV methods के हिसाब से आपको 10% per annum फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट करना है एंड मशीनरी के ऊपर 20% काउंट करना है। देन रेंट ऑफ 5,000 वाट पेड इन एडवांस, हमने जो रेंट पे किया हुआ है यहाँ पर आपका जो रेंट का अमाउंट आएगा यहाँ पे, ये अगर हम देखेंगे ये रेंट का अमाउंट, ये जो 60,000 का हमने जो रेंट पे किया हुआ है ये
उसमें से 5000 ऐसा अमाउंट है जो हमने एडवांस में पे कर दिया है, दैट्स कॉल्ड इस ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस है, लेकिन हमने एडवांस में पे किया हुआ। तो इसका पीएनएल के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाएगा, ये हम सम के अंदर समझेंगे। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस बुक हो चुका है लेकिन हमने पेमेंट नहीं करा, दैट्स कॉल्ड पेबल्स। मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। 5% डेटर्स ऐसे है जो पैसा नहीं देंगे, इसके लिए हम उसको प्रोविजंस बना के रखते हैं, उस एक्सपेंसेस को बुक करके रख लेते हैं। नेक्स्ट है कमीशन रिसीवेबल। एक एक्चुअली 30,000 आपका कमीशन रिसीव हो चुका है और दूसरा है कमीशन रिसीवेबल 5,000 और रिसीव होने वाला है, दैट्स कॉल्ड इनकम हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया हुआ है। क्लियर? तो ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के हिसाब से हम इस सम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं स्टॉक एज ऑन 1/4/2014। यह लिखा हुआ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। फॉर द ईयर का मतलब होता है, जैसे हम बैलेंस शीट में हम लिखते हैं एट द ईयर, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है हमारे पूरे साल का होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे ईयर का होता है, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 1/4/2000 लेकर 31 मार्च के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसको जो टोटल करते हैं वो फिगर आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट्स के अंदर आता है। और बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, उस दिन का, जिस दिन हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो उस दिन के बैलेंस शीट है। हम एक भी ट्रांजैक्शन करेंगे आपकी बैलेंस शीट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए अगर कहीं भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो आप ये बता देना है कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल ऑन लॉस अकाउंट फॉर द ईयर लिखा जाता है और बैलेंस शीट में एट द ईयर लिखा जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है, फर्स्ट जो लेजर है वो है स्टॉक एज ऑन 1/4/2014 2 लाख रुपीज, दैट्स कॉल्ड, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट साइड में लिखेंगे, हाउ मच, 2 लाख। क्लियर? नेक्स्ट है परचेज एंड सेल्स। परचेज कितना है, 22 लाख। तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ में कुछ और एडजस्टमेंट भी है, जैसे रिटर्न भी है या फिर ओनर्स ने भी कुछ किया होगा इसके साथ। तो परचेज 22 लाख एंड सेल्स, सेल्स हमारा क्रेडिट है, इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे 35 लाख। नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल ये है कि हमने कुछ पैसा है ये हमारा रिसीव होने वाला है, ये हमारी एसेट्स है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर। ये हमारी बैलेंस शीट है, हम यहाँ लिखेंगे एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल। इसके साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हम सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे 50,000 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है यहाँ पर ये डेबिट साइड रिटर्न है, दैट्स कॉल्ड सेल्स रिटर्न। एंट्री क्या हो जाएगी ये हम देख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। या तो आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज टू डेटर्स अकाउंट। ये 1 लाख रुपीज हमें क्या हुआ, सेल्स रिटर्न किया हुआ है इसलिए ये सेल्स के अंदर माइनस होगा। आई होप ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गया। लेस सेल्स रिटर्न कितना है, 1 लाख। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, ये अमाउंट है 1 लाख। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न, सेम टू सेम वही एंट्री होगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या परचेज अकाउंट। तो यहां हम लेस करेंगे इस साइड में, लेस परचेज रिटर्न 50,000। चलिए
केरीज इनवर्ड, केरीज इनवर्ड का मतलब होता है कि हम कोई गुड्स परचेज करते हैं उसके ऊपर हम जो भाड़ा पे करते हैं, दैट्स कॉल्ड केरीज इनवर्ड। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, इसलिए हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखेंगे केरीज इनवर्ड। डायरेक्ट एंड आउटर कॉलम में लिखेंगे उसको 50,000। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स हमारे एसेट्स हैं और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज है, तो ये बैलेंस शीट के पार्ट है। यहां हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, लेकिन इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट है, इसलिए इसे इनर कॉलम में लिखेंगे 2 लाख एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, केरीज आउटवर्ड। केरीज आउटवर्ड का मतलब हम जो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर हम जो भाड़ा पे कर रहे हैं उसको बोलते हैं केरीज आउटवर्ड। ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैलेंस शीट्स के हम यहाँ लिखेंगे केरीज आउटवर्ड, आउटर कॉलम में 40,000। क्लियर? चलिए देन डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पे दो है, एक डेबिट साइड भी है और एक क्रेडिट साइड भी है। डेबिट साइड का मतलब होता है एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड का मतलब होता है इनकम। तो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड जो है वो हमने डेटर्स को दिया होगा और क्रेडिट साइड में हमको जो मिला है वो हमको क्रेडिटर्स से मिला होगा। तो डिस्काउंट हमारे एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको लिखेंगे डिस्काउंट 5,000 एंड सेम टू सेम ये हमारा क्या होगा, डिस्काउंट रेशियो। कि क्रेडिट साइड है वो भी हमारी क्या है, इनकम होगी, और ये जो होगा वो डिस्काउंट पेड होगा। पेड का मतलब होता है एक्सपेंसेस। क्लियर? चलिए सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस, अब यहाँ पर ये जो सैलरी एंड वेजेस दे रखा है साथ में, तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन नीचे लिखा वेजेस एंड सैलरी, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि वेजेस हम किसको देते हैं, फैक्ट्री के जो लेबर होते हैं उनको हम जो पे करते हैं उसको हम वेजेस बोलते हैं, और जो इम्प्लॉय होते हैं उनको हम बोलते हैं सैलरी। तो ये जो 2,20,000 है ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे सैलरी एंड वेजेस। इनर कॉलम में लिखेंगे, इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट है मे बी, सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, ये हमारा एडजस्टमेंट है यहाँ पे, इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 2,20,000। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी क्या है, डेबिट साइड है, दैट कॉल एक्सपेंसेस। क्योंकि इसके साथ में एडजस्टमेंट हमारा बाकी है, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर है? चलिए इंश्योरेंस हो गया। रेंट है 60,000। रेंट भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे रेंट, इसको हम बोलते हैं पेड। रेंट का कोई एडजस्टमेंट है कि यहाँ पे, रेंट का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट। हाउ मच, 60,000। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। ये वेजेस एंड सैलरी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेजेस एंड सैलरी। $80,000। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब डेटर्स हमें पैसा नहीं देता है, तो हमें जो भी कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो नहीं देने वाला होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो उसको हम क्या रखेंगे, एक्सपेंसेस में। ये हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा बैड डेट्स। बैड डेट्स
हाउ मच 10,000। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, इसलिए हम बैलेंस शीट्स में इसको कवर करेंगे। फर्नीचर ऊपर ऊपर डेप्रिसिएशन भी है 10% पर एनम के हिसाब से, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में ही लिखेंगे। कितना है फर्नीचर का अमाउंट? 4 लाख। फर्नीचर के बाद में ब्रिजेश कैपिटल, ये ओनर है जो बिजनेस को रन कर रहा है, उसका कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज लायबिलिटी के ऊपर आएगा या नीचे। हाउ मच अमाउंट? 5 लाख। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट भी ट्रांसफर करना होता है, कुछ ड्राइंग होगी उसका भी एडजस्टमेंट करना होगा। यहाँ लिखा हुआ ब्रिजेश ड्राइंग 70,000, तो क्या एंट्री होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। जो भी होगा, जो भी ड्राइंग किया होगा, अगर परचेस किया होगा या पैसा किया होगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर गुड्स होगा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होने, एंट्री होने के बाद में ये अमाउंट आया, इसलिए हम सीधे क्या करेंगे, या माइनस कर देंगे, लेस ड्राइंग। माइनस हाउ मच? 70,000। नेक्स्ट है लूज टूल्स। लूज टूल हमारा एसेट्स है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लूज टूल्स। इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, इसे सीधा अमाउंट टाइप करेंगे 1 लाख रुपीस। क्लियर? प्रिंटिंग स्टेशनरी 30,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी ये हमारा एक्सपेंसेस है, कौन सा है? इनडायरेक्ट, इसलिए हम इसको पीएनएल के अंदर ले जाएंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी नॉर्मल अमाउंट 30,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडवर्टाइजमेंट ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। एडवर्टाइजमेंट 50,000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, ये हमारा एसेट्स है। एसेट्स को हम कहा ले जाएंगे? डेबिट साइड में, बैलेंस शीट के। कैश इन हैंड 45,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक, ये भी हमारा एसेट्स है, तो यही आ जाएगा कैश एट बैंक। कितना है? 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट है पेटी कैश, दिस इज आल्सो एसेट्स। इनको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। पेटी कैश का अमाउंट कितना है? 5,000। नेक्स्ट मशीनरी 3 लाख। मशीनरी हमारी एसेट्स है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसलिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे मशीनरी का अमाउंट कितना है? 3 लाख। देन कमीशन, कमीशन एक डेबिट है, दूसरा क्रेडिट है, तो जो डेबिट है वो हमारा एक्सपेंसेस होगा, जो क्रेडिट है वो हमारी इनकम होगी। कमीशन हमारा एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिखेंगे पीएनएल के अंदर। कमीशन अकाउंट हाउ मच? 10,000 एंड एक्सपेंसेस कमीशन रिसीव, सॉरी इनकम है तो कमीशन रिसीव या फिर कमीशन इनकम भी आप टाइप कर सकते हैं 30,000। जो भी लेजर्स थे उसकी पोस्टिंग हमने कर दी ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट्स के अंदर। अब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट है, उसको हम देखते हैं। स्टॉक एज ऑन 31st मार्च was valued at cost price 4,20,000, मार्केट प्राइस 4 लाख। ये हमने देखा था whichever is lower, लोअर कितना है? मार्केट प्राइस। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख रुपीस। क्लियर? डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, क्या एंट्री होगी?
फर्नीचर पे माइनस डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 10%। तो क्या ट्रांजैक्शन होगा इसका? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10%। किसका 10%? 4 लाख का 10%, 40,000 टू फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर हमारा 40,000 से कम हो गया। और डेप्रिसिएशन जो है वो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसका दो जगह इफेक्ट होगा, एक होगा पीएनएल के अंदर और दूसरा होगा बैलेंस शीट्स के अंदर। तो यहाँ बैलेंस शीट का इफेक्ट दे देते हैं हम -40,000। ये हमारा 3,60,000 नेट फिगर आ गया। और सेम टू सेम पीएनएल के अंदर हम टाइप करेंगे बैलेंस एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ठीक है। तो ये हो गया मशीनरी के ऊपर 40,000। फर्नीचर से ही फर्नीचर के ऊपर 10% है। हम लिखेंगे फर्नीचर 40,000। एक इफेक्ट हमारा पीएनएल के अंदर हो गया और सेम टू सेम दूसरा इफेक्ट हमने कहा कर दिया यहाँ पे बैलेंस शीट्स के अंदर। देन नेक्स्ट है मशीनरी पे 20% है, 20% ऑन मशीनरी। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 लाख है। तो 3 लाख में से यहाँ पर भी ये डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो एल वैल्यूज एंट्री होगी 60,000 से उसका जो अमाउंट आएगा जाएगा 2,40,000। तो 60,000 का हम इफेक्ट और कहाँ देंगे? यहाँ पे देंगे। क्लियर हो गया? दो जगह इफेक्ट जाएगा, एक पीएनएल के अंदर जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट्स के अंदर। बैलेंस शीट में एसेट्स रिड्यूस हो जाएगी उतने अमाउंट से और एक्सपेंसेस आपका इंक्रीज होगा। डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है जिसके अंदर कैश नहीं जाता लेकिन एक्सपेंसेस बुक होता है। नेक्स्ट है रेंट ऑन 5,000 वाज पेड इन एडवांस। हमने जो भी रेंट पे किया है, यहाँ पे ये एक्सपेंस पेड किया है हमने रेंट 60,000। ये जो रेंट पे किया है उसमें से 5,000 हमने एडवांस में पे किया हुआ है। तो हमने जो रेंट के अंदर अमाउंट डाला था ये 60,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे 60,000 को इनर कॉलम में लिखेंगे एंड माइनस, ये क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस हमारे इस ईयर का नहीं है इसलिए हमें यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। लेस एडवांस पेड। हाउ मच? 5,000। 55,000 क्या हो गया हमारा? रेंट हो गया। और जो 5,000 हमने एडवांस में पे करा है ये हमारे लिए एसेट्स हो जाएगा क्योंकि आपके यहाँ पे कैश कम हो गया तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? एडवांस रेंट। क्लियर? 5,000। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी एंड वेजेस क्या हो गए हैं? ड्यू हो गए लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए हैं तो ये एक्सपेंसेस के अंदर बुक होगा। तो एक्सपेंसेस हमारा कहाँ है सैलरी एंड वेजेस का? ये था पेड सैलरी एंड वेजेस पेबल या फिर ड्यू भी लिख सकते हैं। कितना अमाउंट है? 30,000। तो ये 30,000 हो जाएगा। 2,50,000 हमारा एक्सपेंसेस हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। तो सैलरी पेबल क्या हो जाता है? हमारा लायबिलिटीज हो जाता है। इसलिए हम बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड्स में लिखेंगे कितना? 30,000। क्लियर? चलिए मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ डेटर्स। हमारे पास में जो डेटर्स है उसका हमें 5% क्या करना है? डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट ये जो होगा वो हमारा एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा।
फॉर डेट। डेटर्स का अमाउंट कितना है यहाँ पे? डेटर्स का अमाउंट है 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% कितना होगा? 10,000 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा 10,000 रुपीज, और वही डेटर्स में से हम माइनस कर देंगे, लेस प्रोविजन फॉर डेट। क्लियर? 10,000 लेस 1,90,000 हमारे डेटर्स का वैल्यू है। ये एक इफेक्ट हमने बैलेंस शीट के अंदर दे दिया, और दूसरा इफेक्ट हमने पीएनएल के अंदर दे दिया। क्लियर? नेक्स्ट है कमीशन रिसीवेबल। कमीशन हमको 30,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, लेकिन 5,000 और रिसीवेबल होना बाकी है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम। तो कमीशन इनकम हमारी कितनी है? 30,000। तो ये हम इसको इनर कॉलम में लिख लेंगे, टाइप करें, देन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? कमीशन रिसीवेबल। हाउ मच? 5,000। तो टोटल कितना हो गया हमारी इनकम? 35,000। और ये जो कमीशन रिसीवेबल है, ये हमारी क्या हो जाएगी? एसेट्स हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन रिसीवेबल। हाउ मच? 5,000। 5,000। तो हमने सभी एडजस्टमेंट कर दिए हैं। अब हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारे पास, परचेज, नेट परचेज हमारे पास में आ गया 1,70,000। देन नेट सेल्स 2,50,000। ये 3,50,000 माइनस 1 लाख, सॉरी 35 लाख है, तो ये 34 लाख हो जाएगा। देन ये 22 लाख है, तो ये 21,50,000 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में आ गया, परचेज, नेट परचेज हमारे पास में, कैरीज इनवर्ड एंड वेजेस एंड सैलरी आ गया, सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? तो ये हमारे पास में आ गया है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकलेगा? यहां से हम निकालेंगे। ये हमारा पीएनएल है, यहाँ का जो टोटल होगा, ये टोटल इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर? ये हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे से क्लियर किया हुआ, तो आप उसको देख सकते हैं। इज इक्वल टू माइनस सम 13,20,000। 13,20,000 क्या आ गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएनएल के अंदर। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 13,20,000। इसमें थोड़ा सा और एक कॉलम लग रहा था, तो आपको इजी हो जाएगा। ऊपर का जो था यहाँ तक, ये जो हमारा था, ये था ट्रेडिंग अकाउंट्स। अब हम यहाँ स्टार्ट हो रहा है पीएनएल अकाउंट्स। हम इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, या फिर इसको हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास में ये सभी इनकम्स आ गई है। 13,25,000, कमीशन जैसे 35,000, इन सब का हम टोटल करेंगे। यहां तक ही होगा, क्योंकि ऊपर का फिगर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो 13,16,000
और यहाँ का भी सेम किससे जैसा होना चाहिए, 13,16,000। क्लियर है? या का होना हमारा, ये हमारा क्या हो गया, 1 लाख रुपीज का हमारा डेप्रिसिएशन है। देन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस सम $7,40,000। नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 7,40,000। इस 7,40,000 को हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये जो 7,40,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो कैपिटल के अंदर ऐड होगा। तो जो इसकी एंट्री पास होगी वो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, $7,40,000 टू कैपिटल अकाउंट। एंड ऑफ द ईयर हमें ये एंट्री पास करनी होती है, 7,40,000 रुपीज। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर यहाँ पर तो ये डेबिट हो गया 7,40,000, लेकिन हमें टू कैपिटल के अंदर ले जाना है। तो टू कैपिटल हमारा कहाँ है, यहाँ पे है। हम इसको नीचे ले लेंगे। एड नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट, 7,40,000। ठीक, तो टोटल कितना हो गया हमारा, इक्वल 12,40,000। 12,40,000 में से हम 70,000 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट कैपिटल आ जाएगा। 13,10,000 हमारा नेट कैपिटल है। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमने सब कुछ कर लिया है। अब इसको टोटल करेंगे, सम $12 लाख, तो हमारे यहाँ पे भी क्या हो जाना चाहिए, 12 लाख। ₹7,40,000। दैट मीन्स हमसे कहीं मिस्टेक्स हुई है। कितने की मिस्टेक्स है, 5,40,000। हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5,40,000। अब ये 5,40,000 का डिफरेंस कहाँ पे आया है, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे टाइप नहीं किया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट्स है, ये भी लिखना होगा हमें, क्लोजिंग स्टॉक। ये हमसे मिस्टेक्स हुई है 4 लाख रुपीज की, तो 16 लाख रुपीज हो गया। देन यहाँ ये जो अमाउंट है 5 लाख प्लस 7, 12,40,000 माइनस 70,000, तो ये कुछ और डिफरेंस अमाउंट आना चाहिए, माइनस 70,000, 11,70,000। तो आई होप कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। 60,000 सॉरी 16 लाख की अगर आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट का दोनों तरफ मैच हो जाता है, दैट मीन्स आपके ऊपर का जो भी आपने ट्रेडिंग या पीएनएल जो कुछ भी प्रिपेयर किया हुआ है उसके सभी के आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने तीनों साथ में करा था और कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी की है और एडजस्टमेंट एंट्री को हमने टाइप भी किया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो उसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं ग्रुप में आपको शेयर कर रहा हूँ, तो एक बार आप इसको उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और कुछ भी डाउट्स हैं तो या तो आप ग्रुप में पूछें या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करें।
थैंक यू सो मच।